हेलो एवरीवन, मैं हूं हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम लीगल हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट केसेस को डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको लीगल हिस्ट्री के पेड नोट्स चाहिए और हिंदी में चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स के प्राइस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो लीगल हिस्ट्री के हिस्टोरिकल केसेस की अगर मैं बात करूं तो ये 3 वो हिस्टोरिकल केसेस हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन केसेस को पढ़ने के बाद हमें पता लगेगा कि सुप्रीम काउंसिल, जो गवर्नर जनरल की उस टाइम पे काउंसिल होती थी, और काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। तो देखो उस टाइम पे क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। ठीक, अब 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके बाद 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश किया गया था। ये तो हम रेगुलेटिंग एक्ट की वीडियो में भी समझ चुके हैं। तो जब 1774 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश हो चुका तो एक तरीके से वो फेल रहा उस टाइम पे इंडियंस को या नेटिव पीपल्स को प्रोटेक्शन देने में ब्रिटिशर्स के अत्याचार से। तो ये जो उसका फेलियर था, ये किस तरीके से वो फेल रहा और किस तरीके से वो प्रोटेक्शन नहीं दे सका उस टाइम के लोगों को, ये अभी हमें राजा नंद कुमार के मामले में पता लग जाएगा। तीनों केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राजा नंद कुमार के केस को जो 1775 का है, उसके बाद देखेंगे पटना केस 1777 का, और लास्ट में हम देखेंगे कासीजुरा केस जो 1779 से लेके 1780 तक का है। तो ये तीनों केसेस हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उन हिस्टोरिकल केस में से सबसे पहला हिस्टोरिकल केस जो है राजा नंद कुमार केस जो 1775 का है। और ये जो पूरा का पूरा आपका केस है ये राजा नंद कुमार और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के बीच ही इर्द गिर्द घूमता है। ठीक, उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारन हेस्टिंग। तो अगर राजा नंद कुमार का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूं तो ये एक बंगाल के प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व था। ये एक बहुत बड़े जमींदार थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो बंगाल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, उसके ये आलोचक थे। बाद में क्या होता है कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे एक गवर्नर होता था और 4 लोग उसकी काउंसिल में होते थे। तो ये जो 4 लोग थे गवर्नर की काउंसिल में, इसमें से जो 3 लोग थे, मान लो ये 4 लोग हैं ABCD करके, तो इसमें से जो 3 लोग थे, एक मेंबर तो था गवर्नर के फेवर में, जो गवर्नर जनरल थे उनके फेवर में था उस काउंसिल में, और बाकी के जो 3 मेंबर थे वो उनके अपोज थे। अब ये जो 3 मेंबर थे जो गवर्नर जनरल के अगेंस्ट थे, ये राजा नंद कुमार को उकसाते हैं कि तुम वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। तो राजा नंद कुमार क्या करते हैं, एक लेटर लिखते हैं। इन 3 मेंबर में से एक मेंबर का नाम था फ्रांसिस, उसको एक लेटर लिखते हैं और गवर्नर जनरल के खिलाफ उसमें कुछ बातें लिखते हैं और बताते हैं कि वारन हेस्टिंग्स जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने मेरे बेटे को जो दीवान अपॉइंट करने के लिए, मतलब मेरे बेटे को दीवान अपॉइंट करने के लिए 1 लाख रुपए लिखे हैं। मतलब उन्होंने मेरे से 1 लाख रुपए लिए हैं जो गवर्नर जनरल है। साथ ही उसी लेटर में एक आरोप मुन्नी बेगम नाम की एक महिला के द्वारा भी लगाया जाता है कि वारन हेस्टिंग्स ने मुझसे 2.5 लाख रुपए लिए हैं नवाब का गार्डियन बनाने के लिए मुझे। अब क्योंकि नवाब जो था उस टाइम पे माइनर था, अवयस्क था, तो इसीलिए उन्होंने ये आरोप लगाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो राजा नंद कुमार थे उन्होंने 1775 में हेस्टिंग्स पर 3.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का एक तरीके से उन पर आरोप लगाया। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ये सब चीज़ें हुई। अब फ्रांसिस, जिसको ये लेटर लिखा गया था, जिस लेटर में सारे चार्जेस लगाए गए थे वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ, वो उस लेटर को काउंसिल के सामने मीटिंग में रखते हैं। ठीक, अब उन्होंने मीटिंग में रख दिया तो राजा नंद कुमार को भी अब काउंसिल बुलाना चाहती है, उनसे कहती है कि आओ और अपनी बातें मतलब सामने इस चीज़ को साफ करो कि कैसे वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो तुमने आरोप लगाए हैं। अब वारन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, इस चीज़ का विरोध करते हैं और काउंसिल के द्वारा फिर बाद में राजा नंद कुमार को बुलाया जाता है और वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए थे, जो भी चार्जेस हैं, वो सब प्रूफ हो जाते हैं, आरोप सब साबित हो जाते हैं। और जब आरोप साबित हो जाते हैं तो काउंसिल थी वो 4 मेंबर वाली, वो वारन हेस्टिंग्स
को क्या करती है कि सारा का सारा पैसा लौटाने के लिए कहती है कि जिन भी पैसों का लेने के लिए तुम पर चार्जेस लगाए गए हैं वो सारा का सारा तुम वापस करो। तो इस तरीके से क्या होता है कि भ्रष्टाचार का जो करप्शन का आरोप लगाया जाता है वारन हेस्टिंग्स पर, वो साबित हो जाता है। अब वारन हेस्टिंग्स क्या करते हैं कि राजा नंद कुमार को, अब क्योंकि राजा नंद कुमार ने तो इस चीज़ को साबित कर दिया कि वारन हेस्टिंग्स ने जो है वो रिश्वत ली है और एक तरीके से उन्होंने करप्शन किया है। अब यहाँ पे होता क्या है कि मतलब कुछ टाइम के बाद, ये सब होने के बाद अब हेस्टिंग्स के सम्मान को बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचता है और वो किसी न किसी तरीके से नंद कुमार को किस तरीके से नीचा दिखाया जाए ये रास्ता खोजने लगते हैं। तो बाद में क्या होता है कि नंद कुमार पर जालसाजी का मामला दर्ज किया जाता है बदला लेने के उद्देश्य से। तो एक बार तो वारन हेस्टिंग्स फेल हो जाते हैं, दोबारा फिर कोशिश करते हैं तो वो फाइनली सफल हो जाते हैं और नंद कुमार पर जालसाजी का मामला जो है दर्ज हो जाता है। और फाइनली जो राजा नंद कुमार है इस पर बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाद सुनवाई होने के बाद उनको फाइनली जालसाजी का दोषी ठहराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो उस टाइम पे था उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजा एम्पे और वो फ्रेंड थे सर एलिजा एम्पे वारन हेस्टिंग्स के। तो यहाँ पर राजा नंद कुमार को जालसाजी का दोषी करार दिया जाता है और फाइनली 5 अगस्त 1775 को राजा नंद कुमार को कलकत्ता में फांसी दे दी जाती है। तो उन्हें डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है और अब आगे जैसे जैसे हम और 2 केसेस देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो सुप्रीम कोर्ट था और जो सुप्रीम काउंसिल थी उस टाइम पे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, उसमें किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ता चला जाता है। और फाइनली ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है ये 1781 में जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है उसके बाद ही यह कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होता है। इस केस पे जब फैसला आया और जब राजा नंद कुमार को फांसी की सज़ा दी गई तो इस पे कई तरह की चीज़ों का मतलब कई चीज़ों पे सवाल खड़े हो गए। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा हुआ कि नंद कुमार पे लगाया गया जो जालसाजी का आरोप था वो पुरानी घटनाओं पर आधारित था जिसे जानबूझकर उठाया गया था ताकि हेस्टिंग्स के खिलाफ उसकी शिकायत को दबाया जा सके। दूसरा, जालसाजी का यह कानून इंग्लैंड में लागू था लेकिन इंडिया में शायद ही कभी इस तरह के अपराध के लिए डेथ पेनल्टी दी गई होगी। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा ये बात भी उठाई गई कि जो मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के सर एलिजा एम्पे वो वारन हेस्टिंग्स के मित्र थे, इसलिए उन्होंने न्यायिक पक्षपात किया था। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें कुछ सवाल खड़े हुए। हालांकि इसका जो जजमेंट हुआ वो 5 अगस्त 1775 को हो गया था जब राजा नंद कुमार को फांसी दे दी गई थी। तो एक तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाई देता है और इस जजमेंट के बाद काफ़ी सारे जो है वो विवाद भी उठने लगे थे। हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट केस आता है पटना केस। राजा नंद कुमार के बाद ये 1777 का केस है और ये भी हमें दिखाई देगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम काउंसिल थी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल के जो भी मेंबर्स वगैरह थे उनके बीच में किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। ये कुछ ऐसे ही हिस्टोरिकल केसेस हैं। तो नंद कुमार के बाद पटना केस के पहले थोड़े से फैक्ट देखेंगे फिर इस केस को समझेंगे। तो होता क्या है इस केस में कि शहबाज बेग खान कंपनी में काम करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें काम करते थे और ये काबुल के रहने वाले थे। और अपने ही काम के दौरान मतलब जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विसेज में थे तो उन्होंने काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था और बाद में अपनी वाइफ जो नादिरा बेगम थी उनके साथ पटना में वो परमानेंटली रहने लगे थे। अब उनके कोई संतान तो थी नहीं, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे बहादुर बेग को ही अपनी जायदाद का उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा जाहिर की। अब उनकी सिर्फ ये इच्छा थी कि जब उनके कोई संतान नहीं है तो बेटा ही जो भतीजा है वही उनके बेटे की तरह उनकी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाए। अब इससे पहले वो बहादुर बेग को अपनी जायदाद का उत्तराधिकारी बनाते हैं उससे पहले ही 1776 में शहबाज बेग खान का निधन हो जाता है, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। पत्नी नादिरा बेगम और बहादुर बेग में जायदाद को लेकर कि जायदाद का उत्तराधिकारी कौन होगा इस बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। अब केस फाइल होता है प्रांतीय परिषद, यानी उस टाइम पे प्रोविंशियल काउंसिल होती है और प्रोविंशियल काउंसिल को ही केस फाइल किया जाता है। ठीक, अब ये केस फाइल होता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी बात रखते हैं। नादिरा बेगम भी अपनी तरफ से अपनी बात रखती हैं और जो भतीजा बहादुर बेग है वो भी अपनी तरफ से
अपनी बात रखते हैं। जो बहादुर बेग है वो अपने आप को शहबाज बेग का अडॉप्टेड सन बता करके, उन्होंने तो मुझे गोद लिया था, इस हैसियत से खुद को उनकी जायदाद का वारिस बताता है। और उसने कोर्ट में ये प्रार्थना की कि जो शहबाज बेग थे उनकी जायदाद का बेगम के द्वारा दुर्विनियोग ना किया जाए, इससे उस प्रॉपर्टी को उनसे बचाया जाए। तो दोनों अपने अपने लिए प्रॉपर्टी में का उत्तराधिकारी होने के लिए क्लेम करते हैं। प्रोविंशियल काउंसिल जो होती है, या प्रोविंशियल कोर्ट भी आप इसको कह सकते हो, इसके जो आदेश के अनुसार वो क्या करती है कि इस मामले को सौंप देती है काजी और मुफ्ती को, जिससे कि वो इस मैटर को देख सके। अब काजी और मुफ्ती को जब ये मामला सौंप दिया जाता है तो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो काजी मुफ्ती अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसकी एक लिस्ट बनाकर उस जगह को सील करने का उनको आदेश मिलता है, तो वो जगह को सील कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि नादिरा बेगम के साथ इसी दौरान थोड़ा सा बुरा व्यवहार किया जाता है और दुर्व्यवहार के कारण वो एक दरगाह में जाके शरण ले लेती है। तो अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद जो मुस्लिम विधि पदाधिकारी हैं, काजी और मुफ्ती, जिनको ये मामला सौंपा गया था, वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। जिससे क्या होता है कि नादिरा बेगम बाद में क्या करती है, जब प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। ठीक, अब उसने क्या किया कि जब प्रोविंशियल काउंसिल में ने जो मृतक था, जो शहबाज बेग था, उसकी प्रॉपर्टी को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो उसके खिलाफ वो अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वो कहती है कि उसके घर में जो है वो गलत तरीके से प्रवेश किया गया, उस पर हमला किया गया, बल का प्रयोग किया गया और उसे 6 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिलाए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रतिवादियों के खिलाफ वारंट जारी करता है। और क्या होता है कि जब वो प्रतिवादियों के खिलाफ वारंट जारी करता है तो सबको जो है वो जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे इतनी स्टोरी आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक, अब उनको जेल में डाल दिया। अब होता क्या है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन तक चलता रहता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना है कि 10 दिन तक ये मामला चलता रहता है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इस मामले में जो काजी और मुफ्ती ने जो भी लिस्ट बनाकर दी थी, या उन्होंने जो भी तथ्य बताए थे वो झूठे थे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। ठीक, अब नादिरा बेगम के द्वारा जो पेश किया गया था अपने पति का जो भी इच्छा पत्र था, मतलब जो भी विल वगैरह थी, उसको वैध करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट फाइनली प्रतिवादियों के खिलाफ 3 लाख रुपए की जो डिक्री है वो जारी कर देती है, जो नादिरा बेगम को नुकसान के मुआवजे के रूप में मिलते हैं। तो 3 लाख रुपए का उसको मुआवजा मिल जाता है। और इससे क्या होता है कि बाद में काजी, मुफ्ती और बहादुर बेग को करप्शन और पक्षपात के लिए दोषी घोषित करके दंडित किया जाता है, जिसमें बाद में काजी की डेथ हो जाती है और जमानत देने में असमर्थ होने के कारण उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। सन 1781 में जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, मैंने बताया था ना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में, तो ये 1781 में फाइनली इस चीज़ का अंत होता है जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। जब एक्ट ऑफ सेटलमेंट आ जाता है तो उसके बाद जो भी लोग जेल में बंद थे वो सब रिलीज़ कर दिए जाते हैं। तो तब उनको फाइनली वहाँ से कारागार से मुक्ति मिलती है। तो ये था पटना केस। तो राजा नंद कुमार के केस की ही तरह इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को लेकर कई सारे सवाल उठे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चाहे राजा नंद कुमार को फांसी देने का मामला हो, या फिर इस केस में जो भी प्रतिवादी थे, जो भी डिफेंडेंट थे, कि जिन पर करप्शन का आरोप लगा था, उन लोगों को दंडित करने का सुप्रीम कोर्ट को जुरिस्डिक्शन था या नहीं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा और धीरे धीरे ये जो विवाद था सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में बढ़ता ही चला गया। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया तो फाइनली 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया जाता है, जिससे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। अब हम लीगल हिस्ट्री के लास्ट केस को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और है कासीजुरा का मामला 1780। वैसे ये 1779 का केस है और 1780 तक चलता है। केस बेहद इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल राजा नंद कुमार और पटना केस की तरह। केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है जो राजा नंद कुमार और पटना केस में थी। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट इस केस में बिल्कुल पीक पर आ जाता है। और इस केस में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल की काउंसिल के बीच क्लैश हो जाता है। क्लैश इस बात को लेकर होता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जमींदार के ऊपर है या नहीं।
तो इस टाइम पे ज़मींदार जो होते थे वो कंपनी के लिए रिवेन्यू वसूलते थे और रिवेन्यू इकट्ठा करके देते थे कंपनी को। तो यहाँ पर होता क्या है कि काशीनाथ बाबू कौन थे? ये थे कलकत्ता के व्यापारी। इन्होंने क्या किया, कासीजुरा के जमींदार को एक बड़ी राशि कर्ज पर दी। जमींदार का नाम था सुंदर नारायण। तो इनको ये कर्ज पर कुछ पैसा देते हैं और कलकत्ता के रेवेन्यू बोर्ड के माध्यम से जब ये कर्ज वसूल नहीं कर पाए तो काशीनाथ बाबू ने कासीजुरा के जमींदार के खिलाफ कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में 13 अगस्त 1789 को यानी 1779 को केस फाइल करते हैं। उसके साथ ये एक एफिडेविट भी पेश करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि जो जमींदार है वो रेवेन्यू की वसूली में लगे होने के कारण कंपनी के कर्मचारियों की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जमींदार के खिलाफ एक वारंट जारी करते हैं और जमींदार उस वारंट से बचने के लिए फरार हो जाते हैं। अब जो रिट होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली थी उन जमींदार की गिरफ्तारी के लिए, वो बिना तामील के ही लौट आती है। इसी बीच क्या होता है कि मिदनापुर के कलेक्टर हैं वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सूचना देते हैं और उसमें बताते हैं कि क्योंकि ज़मींदार फरार हो चुके हैं तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं रेवेन्यू वसूल करने में। अब इस पर क्या होता है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल अटॉर्नी जनरल यानी महाधिवक्ता की राय लेती है। अब महाधिवक्ता ये कहते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जमींदार पर भी जुरिडिक्शन नहीं था। महाधिवक्ता के इस मत से प्रोत्साहित होकर ही क्या होता है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल ने कासीजुरा के जमींदार सहित इन सारे प्रांतों जितने भी प्रोविंस थे उनके सभी जमींदारों को ये ऑर्डिनेंस जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस को मानने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की आदेशिकाएं हैं उनको मानने के लिए वे तभी बाध्य किए जा सकते हैं अगर वे कंपनी के कर्मचारी हों या उन्होंने अपनी इच्छा से खुद के प्रति उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को स्वीकार कर लिया हो। काउंसिल के इस आदेश से प्रभावित होकर कासीजुरा के जमींदार ने सुप्रीम कोर्ट के रिट की अवहेलना की। अब कासीजुरा के जमींदार के खिलाफ जारी की गई रिट बिना तामील के तो लौट आती है, वो गिरफ्तार तो होते नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जमींदार के खिलाफ दूसरा ऑर्डर जारी किया जिसमें प्रॉपर्टी के कब्जे को लेकर उसे कोर्ट में पेश होने के लिए बाध्य करने का निर्देश दिया जाता है कि वो कोर्ट में हाजिर हो। अब इस ऑर्डर को जमींदार तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट के शेरिफ के साथ एक सैन्य दल भेजा। अब शेरिफ कौन होते हैं? शेरिफ होते हैं कोर्ट के ऑफिसर। तो कोर्ट के कुछ ऑफिसर्स भेजा और साथ ही उनके साथ कुछ कमांडर फोर्स भेजता है सुप्रीम कोर्ट। अब जब कोर्ट अपने शेरिफ और सैन्य दल को भेजती है तो क्या होता है कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट की इस कार्यवाही से परेशान होकर मिदनापुर के कमांडर फोर्स को ये ऑर्डर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के शेरिफ के साथ साथ जो भी सैन्य टुकड़ी आ रही है उससे मुकाबला करने के लिए अपने सैनिकों को तुरंत भेजा जाए और उन्हें बंदी बनाया जाए। तो इस तरह से मुकदमे में कंपनी की जो सुप्रीम काउंसिल होती है और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं उनके बीच एक तरीके से खुलकर बल प्रयोग होता है। गवर्नर जनरल की सैनिक टुकड़ी सुप्रीम कोर्ट के शेरिफ को उनके रक्षकों सहित बंदी बनाकर कलकत्ता ले आती है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद ही काशीनाथ बाबू ने सरकार की काउंसिल के जो गवर्नर जनरल थे यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स, उनके खिलाफ जो है व्यक्तिगत रूप से एक ट्रेसपास का दूसरा केस फाइल किया जाता है। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी समन जारी किए गए थे उसमें पहले तो वॉरेन हेस्टिंग्स यानी जो गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, पहले तो वो कोर्ट के सामने उपस्थित होने के लिए मंजूर कर लेते हैं इस बात को कि ठीक है मैं कोर्ट के सामने हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये जो उनका मामला है उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है ये सब प्रशासनिक कार्य थे, सब एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य थे जो भी उन्होंने किए हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, वो उससे मुक्त हैं। और उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट की आदेशिका को लौटा दिया। अब इस तरह से बार बार सुप्रीम कोर्ट की आदेशिका लौट रही है, बार बार उसको नामंजूर किया जा रहा है, कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा जो है वो इंसल्ट फील होता है और इस तरीके से काउंसिल के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करता रहता है, बार बार उसकी रिट लौटाई जा रही है, ठीक है ना, काउंसिल के मेंबर्स भी रिट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के अटॉर्नी जनरल के खिलाफ एक्शन लिया और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल में डाल देते हैं। जेल में ही अटॉर्नी जनरल की डेथ हो जाती है और ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अटॉर्नी जनरल ही काउंसिल के मेंबर को बार बार एडवाइस करते थे। अब सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच में टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाद में क्या होता है, काशीनाथ बाबू ये सोचते हैं कि अपना पैसा जो मुझे वसूल करने के लिए मैंने कोर्ट में केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, वो तो मुझे मिला ही नहीं,
ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हुई जो मुझे पैसा वापस लेना था, बल्कि दूसरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया सुप्रीम काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। तो काशीनाथ बाबू बाद में क्या होता है कि कासीजुरा के जमींदार के खिलाफ जो वो केस फाइल करते हैं उसको फाइनली वो वापस ले लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ये मामला जो है, वैसे तो मामला ख़त्म हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में काउंसिल दिन पे दिन बढ़ता चला जाता है। जैसे कि हमने राजा नंद कुमार के केस में देखा, फिर पटना केस आया, फिर कासीजुरा का केस आया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ती चली जाती हैं और फाइनली 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, जो सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उससे इन चीज़ों का अंत किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा? आज की वीडियो में हमने समझा है 3 हिस्टोरिकल केसेस, किसके? लीगल हिस्ट्री के। लीगल हिस्ट्री में ये तीनों बहुत ही हिस्टोरिकल केसेस हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लीगल हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।